हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आपका दोस्त अंजनी वर्मा सज्जन एंड शकुंतला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मित्र, मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आप लोगों के पास ला कर के बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। दोस्तों इस विषय में भी हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। तो मैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसी वस्तु या बात जो न्यायालय को विवादग्रस्त प्रश्न को निपटाने में सहायता करता है दोस्तों, उसे साक्ष्य कहते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो इस तरह से है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? तो दोस्तों 1 सितंबर 1872 ऑप्शन बी है, 1 अक्टूबर 1876, सी 1 नवंबर 1872, डी 15 दिसंबर 1982। दोस्तों इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराओं की संख्या 167 होनी चाहिए, 167। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे डी दिखाई दे रहा है, ये डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए मौलिक विधि, बी प्रक्रिया विधि, सी मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, डी विधियों का वर्ग क्लास ऑफ लॉज। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विधि को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक मौलिक विधि, दूसरा प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि में सब्सटेंशियल लॉ और प्रक्रियात्मक विधि को हम लोग प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। दोस्तों मौलिक विधि की बात होगी तो बात अधिकार और कर्तव्य की होगी, जबकि प्रक्रियात्मक विधि में मौलिक विधि को इन्फोर्स किया जाता है, परिवर्तन में लाया जाता है। दोस्तों तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वह एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए दोस्तों। यस, देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए विवादास्पद तथ्य प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की प्रणाली, बी जिसमें तथ्य साबित हो ऐसा विधिक विनिश्चय, सी एक प्रक्रियात्मक विधि, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर डी ही होगा, उपर्युक्त सभी बातें सत्य हैं, प्रक्रियात्मक भी है, तो विवादक तथ्य को निश्चित भी करता है और विवादास्पद तथ्य प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए एक नियम की प्रणाली हम लोग साक्ष्य विधि में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साक्ष्य विधि निश्चित करती है ए अधिकार या दायित्व को गठित करने वाले तथ्यों को, बी अधिकारों या दायित्वों को गठित करने वाले तथ्यों के अस्तित्व अनस्तित्व का निर्धारण, सी उपर्युक्त दोनों को, डी उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों यह अधिकार दायित्व को गठित करने वाले तथ्यों का अस्तित्व है कि अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये निर्धारण करती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बी, ठीक है। सुसंगति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंसी है। पढ़िए दोस्तों, ऑप्शन ए साक्ष्य को विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए, बी अनुश्रुत साक्ष्य ग्रह नहीं है, सी हर प्रकरण में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे उपर्युक्त सभी ही सही है, हमारा साक्ष्य विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए, और दूसरी हम लोग अनुश्रित साक्ष्य ग्रह नहीं है, यानी कि हियर से की बात हो रही है दोस्तों। कथन करने वाले को अपने ज्ञानेंद्रिय से नहीं हुआ है ऐसी जानकारी जो दूसरे से सुना और उसने कोर्ट के समक्ष आकर के बोल दिया, वो ग्रह नहीं होता है, तो अनुश्रुत साक्ष्य ग्रह नहीं है। लेकिन इसके अगर हम विपरीत बात करें
डायरेक्ट की बात करें प्रत्यक्ष साक्ष्य की तो ग्रहण होता है, जैसे क को अ चाकू से मारता है और यह घटना स देख लेता है, तो स का जो कथन न्यायालय में होगा यह डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाएगा, यह अनुश्रुत साक्ष्य नहीं कहलाएगा दोस्तों। अनुश्रुत साक्ष्य यानी कि हियर से एविडेंस आपको बता चुके। ऑप्शन सी, हर प्रकरण में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए, बिल्कुल सर्वोत्तम साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी सही होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य विधि का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, यह निश्चित होना कि कौन से तथ्य साबित करने योग्य है। बी, तथ्यों को किस प्रकार न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सकता है। सी, दीर्घसूत्री जांचों को रोकना। बिल्कुल ये सभी साक्ष्य का यही उद्देश्य है कि हमारा जांच जो है वो दीर्घकालीन ना हो, कौन से तथ्य को साबित करने योग्य है उस पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, और तथ्यों को किस प्रकार न्यायालय में हमें साबित करना है ये बतलाता है कौन, साक्ष्य विधि। तो यहाँ भी ऑप्शन डी लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, साक्ष्य विधि। ए, सारभूत विधि है। बी, प्रक्रिया विधि है। सी, सारभूत एवं प्रक्रियात्मक दोनों है। डी, विशुद्धता सारभूत विधि है। आप जानते हो दोस्तों यह एक प्रोसीजरल लॉ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए, लेक्स फोरी। बी, लेक्स लॉक्सी। सी, लेक्स इन रेम। डी, उपर्युक्त सभी है। तो दोस्तों लेक्स फोरी का मतलब होता है एक्शन टेकन इन द लॉ, यानी कि प्रक्रियात्मक ही बात हो रही है दोस्तों। प्रक्रियात्मक विधि, साक्ष्य विधि क्या है, प्रक्रियात्मक विधि, और उसे कहते हैं लेक्स फोरी, यानी कि ऑप्शन यहाँ ए सही होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर बिल्कुल ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव हो सकता है। ऑप्शन ए, भूतलक्षी। ऑप्शन बी, भूतलक्षी नहीं। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। डी, केवल भविष्य लक्षी। तो दोस्तों भूतलक्षी का मतलब होता है पूर्वव्यापी, तो हमारा साक्ष्य अधिनियम पूर्वव्यापी है। आइए आंसर देखते हैं। यस बिल्कुल ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ए, शपथ पत्र पर। बी, मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर। सी, ए तथा बी दोनों। डी, न्यायिक कार्यवाहियों पर। दोस्तों जब शपथ लिया जाता है तो शपथ में कही गई बातों को सिद्ध करने की या किसी भी तरह का साक्ष्य देने का आवश्यकता नहीं होता, और न ही मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वह सी होना चाहिए। तो देखिए सी इसका राइट आंसर है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, गवाहन झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं, कथन किस विद्वान का है। तो दोस्तों यह कथन ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड का। बी, स्टीफन महोदय का। सी, वेस्ट महोदय का। डी, पाबी का। दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे, यह कथन पाबी के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह डी होगा। आइए आंसर देख लेते हैं। यस डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। बी, प्राथमिक या द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होगी। तो प्राइमरी सेक्शन 62 में परिभाषित किया गया है, इसमें मूल दस्तावेज हम लोग पेश करते हैं। सेकेंडरी की बात होती है तो सेक्शन 63 में इसको परिभाषित किया गया है, इसमें मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां हम लोग पेश करते हैं। मौखिक, सी, मौखिक या दस्तावेजी, तो मौखिक ओरल एविडेंस इसको सेक्शन 3 डिफाइन करता है, यानी कि न्यायालय में उपस्थित होकर गवाह जो कथन करता है इसे मौखिक कहते हैं। और दस्तावेजी यानी कि ये भी सेक्शन आपको 3 परिभाषित करेगा, और दस्तावेजी में दोस्तों चिन्हों के साधन द्वारा हम वर्णित करते हैं, ठीक है। और डी, प्रक्रियात्मक एवं सारवान, तो इसमें गलत उत्तर बताना है, जो कि ऑप्शन ए, बी, सी बिल्कुल सही है। परिक्रियात्मक एवं सारवान जो है ये आंसर गलत है दोस्तों। देखिए आंसर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस डी। अगला क्वेश्चन है,
एक अनपढ़ दूध वाला अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान के दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, बी परिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, सी मौखिक साक्ष्य के रूप में, डी अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने बताया चिन्हों के साधन द्वारा वर्णित, यानी कि यह दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्रहण होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। दोस्तों देखिए, यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, साक्ष्य अधिनियम लागू होगा संपूर्ण भारत में, बी संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर होगा सी संपूर्ण भारत व विदेशों में भी, डी ए या सी दोनों सही है। दोस्तों धारा 370 हट जाने के बाद यह संपूर्ण भारत में दोस्तों लागू होगा। ठीक है, देखिए आंसर बिल्कुल भी सही आंसर है, यानी कि ये संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन दोस्तों अब क्या होना चाहिए, अब ऑप्शन ए होगा। जब 370 हट गया है तो ये संपूर्ण भारत में जो है ये लागू हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17, साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होगा? ए एयरफोर्स एक्ट के तहत गठित न्यायालयों की कार्यवाहियों पर, बी शपथपत्रों पर, सी मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर, डी उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं। दोस्तों उपर्युक्त में से किसी पर भी साक्ष्य अधिनियम यहाँ लागू नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, शपथ पत्र पर एफिडेविट पर दिया गया कथन साक्ष्य होगा? ए बी साक्ष्य नहीं होगा, सी हो सकेगा यदि न्यायालय आदेश दे, डी बी व सी दोनों सही है। तो दोस्तों यदि न्यायालय आदेश देता है तो ये साक्ष्य हो भी सकता है और साक्ष्य नहीं भी। देखते हैं आंसर क्या है, डी बी और सी दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जो इस तरह से है आपकी स्क्रीन पे। साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए यदि किसी न्यायाधीश को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकेगा। बिल्कुल दोस्तों, वह साक्ष्य के रूप में उसको नहीं ले सकता है, ये ऑप्शन सही है। बी बिना प्रति परीक्षा के अभियुक्त का कथन साक्ष्य नहीं होता। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रति परीक्षा अगर नहीं हो तो दिया गया अभियुक्त का कथन जो है वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा। सी शपथ पत्र पर दिया गया कथन साक्ष्य में ग्रहण नहीं है। बिल्कुल सही, शपथ पत्र पर जो भी कथन देते हैं वो साक्ष्य के रूप में आप उसको नहीं दे सकते हो। डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, यस, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय में सम्मिलित है? ए जूरी, बी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 नियम 17 के अधीन कमिश्नर, सी मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ दोस्तों उपर्युक्त सभी जो हैं वह न्यायालय में सम्मिलित होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय में सम्मिलित है जूरी भी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 नियम 17 के अधीन कमिश्नर भी, मजिस्ट्रेट और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, डी। देखिए, यस, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस पेज का आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। विभागीय जांचों में साक्ष्य अधिनियम ए लागू होता है, बी लागू नहीं होता है, सी कठोर रूप से लागू होता है, डी मुख्य सिद्धांत ही लागू होते हैं। तो दोस्तों आप ये समझ लो कि विभागीय जांच में साक्ष्य अधिनियम जो है लागू नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन बी बिल्कुल। नंबर 18 में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि एफिडेविट को साक्ष्य के रूप में ग्रहण भी हो जा रहा है और साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। जब कभी हम लोग शपथ पत्र पे ये कहते हैं कि मेरा नाम फलाना फलाना है, तो वह
शपथ पत्र फिर साक्ष्य के रूप में आप कहीं नहीं दे सकते हो कि आपका नाम वही फलाना व्यक्ति है। लेकिन यदि आप कहते हो कि मेरा फलाना शपथ देने के बाद यदि बोलते हो, जैसे आप शपथ पत्र में कहते हो कि मेरा नाम क है और फिर बाद में मुकर जाते हो न्यायालय में कि मेरा नाम क नहीं है, तो न्यायालय आपके दिए गए शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में आपके विरुद्ध दे सकता है दोस्तों। तो यहाँ कन्फ्यूज़न को आप लोग क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 से संबंधित जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे, विश्वास करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तरह से हम लोगों ने आज इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा। कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस करा लूं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कि मैं आने वाले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन लेकर के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट होऊंगा दोस्तों। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात ही क्यों, इंडियन पैनल कोड का भी, भारतीय दंड संहिता का भी मैं वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा, ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है दोस्तों अच्छे से हो सके। ओके दोस्तों, बाय बाय।